गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको माटी वाली पाठ का आगे का कुछ भाग समझाना चाहेंगे। माटी वाली इतनी गरीब थी कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। बेचारी दिन भर काम करती और इसके बाद ही उसे खाना मिल पाता था। जब वह कंटर लेकर के शहर में देने के लिए गई तो मालकिन कहने लगी, अच्छा रहा तू सही समय पर आई। वह रसोई में गई और दो रोटियां लेकर के आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। अर्थात वह माटी वाली के लिए कुछ और चीज ढूंढने लगी कि रसोई में कुछ और चीज हो जिसके द्वारा है ना वो रोटियां खा सके। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज नजरें दौड़ाई। उस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। आखिर में माटी वाली ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कोई चोरी थोड़ी कर रही थी, बल्कि उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह दो रोटियां जो मालकिन ने दी थी, वह सोचती थी कि उनमें से एक रोटी वह अपने बूढ़े पति के लिए रख ले और एक रोटी वहां खा ली, क्योंकि मालकिन ने तो वहीं खाने के लिए दी थी। इसलिए उसने इधर उधर देखा, कोई उसे नहीं देख रहा है, तो जिसमें वो एक कंटर रख करके लाई थी उस कपड़े में उसने एक रोटी बांध ली। उसने फौरन अपने सिर पर रखे डिल्ले के कपड़े की मोड़ को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थमी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। अर्थात डियर स्टूडेंट, गरीब व्यक्तियों की यही स्थिति होती है। घर में कुछ भी होता है, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां होती हैं वो अक्सर बीमार रहने लग जाती हैं, क्योंकि जो भी खाना मुश्किल से बाहर से वो आता है वो बच्चों को और पति को खिला देती हैं और उन्हें खुद बाद में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए वो दिन पे दिन बीमार रहने लग जाती हैं और अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। तो गरीब व्यक्तियों की यही स्थिति है। इसी स्थिति को लेखक ने उजागर करना चाहा है। उन दो रोटियों में से उसने एक रोटी अपने बूढ़े पति के लिए बांध दी और यूं ही मुंह चला करके खाने का ढोंग करने लग गई, जैसे मालकिन ये समझे कि जब तक मैं आई तब तक इसने एक रोटी खा ली है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर आई। उसने ये गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया, क्योंकि और सब्जी या कुछ दाल वगैरह उसके पास नहीं थी। तो उसने मालकिन ने कहा कि वो तो समय से बनेगी, क्यों? तो वो चाय बनी हुई थी, सुबह का समय था, तो उसने एक गिलास में पीतल का गिलास लेकर के आई और उस पीतल के गिलास में उस माटी वाली को वो चाय दी। ले सद्दा वासी साग कुछ नहीं है अभी, इसी चाय के साथ निगल ली। अच्छा, अर्थात वो रोटियां भी बासी थी और कोई भी साग नहीं बचा था, तो उसने कहा ये चाय ले लो और इस चाय के साथ रोटियां खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई से पकड़कर पीतल का वह गिलास, गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए जैसे फूंक मारते हैं ना, इस तरह से उसने फूंक मारा। उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सड़कने लगी। अर्थात गरीब व्यक्तियों को उसने कहा है, चाय तो बहुत अच्छा साग है ठकुराइन जी। अर्थात मालकिन से कह रही कि मालकिन कोई बात नहीं है, ये सब्जी नहीं है, तो चाय तो सब बहुत अच्छा साग है। हम गरीब तो चाय से ही नमक लगा के रोटी खा लेते हैं, तो इसलिए चाय तो अच्छा साग है। भूख तो अपने में ही एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। अब इसमें आपको ये बताना है कि वास्तव में भूख मीठी होती है या भोजन मीठा होता है। डियर स्टूडेंट, भोजन में बहुत अधिक स्वाद नहीं होता है, स्वाद होता है हमारी भूख में। यदि हमें बहुत तेज भूख लगी होगी तो हमारे पास जो भी खाना होगा हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम उसे स्वादपूर्वक खाएंगे। लेकिन यदि हमारा पेट भरा हुआ है तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो उसमें भी हमें कमियां नजर आएंगी और हम उसको नहीं खाना चाहेंगे।
इसलिए भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं। वो देखे, भोजन इतना कैसा भी हो, वो सभी भोजन चलेगा यदि हमें सही तरह से भूख लगी है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकती ये गिलास। अर्थात माटी वाली कह रही मालकिन से, ठाकुराइन से कह रही कि ऐसा लगता है कि अब बाजार में कहीं भी हमने पीतल के गिलास नहीं देखे, तुमने तो अभी भी संभाल के रखी है। लेकिन ठाकुराइन अपनी संस्कृति को बताते हुए कहना चाहती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के बाहर चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। गाढ़ी कमाई से खरीदी गई चीजों को, इसमें ठाकुराइन क्या बताना चाहती है? लेखक ठाकुराइन के द्वारा यह व्यक्त करना चाहता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करता है। उन संघर्षों के द्वारा वह घर का सामान, अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई करवाना, बच्चों का बैंक बैलेंस करवाना, ये सब जितना हो सकता है वो बचाता है और अपने पेट की एक तरह से रोटियां काट करके वो ये सारी चीजें बचाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है? हम ये सोचते हैं, अरे वाह आपने क्या किया है, हमारा एक दोस्त है उसके पापा की तो फैक्ट्री लगी हुई है, या उसके पापा इतने अधिक अमीर हैं, आपने तो कुछ इकट्ठा ही नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि हर किसी की ये हैसियत नहीं होती है वो फैक्ट्रियां लगा सके। लेकिन यहाँ तक लाने में, जहाँ तक आप अभी इस स्टेज पर पहुंचे हो सकता है आपके पेरेंट्स को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी हो, अपने मन की बहुत सारी इच्छाओं को मानना पड़ा होगा, और जो कुछ उसने अभी आपको दिया है ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए उनकी उस इज्जत का ख्याल रखो और उनके द्वारा एकत्रित की हुई चीजों का सम्मान करो। जिस तरह से ठाकुराइन कहती है कि इन पुराने बर्तनों को कोई यूं ही कबाड़ में नहीं आ गए हैं, बल्कि उन पुराने एक एक बर्तनों को खरीदने के लिए हमारे पूर्वजों ने किस तरह से पैसा इकट्ठा किया होगा और फिर एक एक पैसा जोड़ करके इन सामानों को खरीदा होगा। आज भले ही वो बेकार में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई होंगी और किस तरह से उन्होंने पैसे को इकट्ठा करके और हमारे को ये सब कुछ जोड़ करके दिया है। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इसी तरह से ठाकुराइन बता रही है कि हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा किए होंगे, उन्होंने रहने के लिए खरीदी होंगी, कि उन्होंने ये तमाम चीजें जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई भी कीमत नहीं है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लग जाता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके बर्तन ले जाते हैं। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं अब घरों से। इस तरह से हमारे पुराने बर्तनों को तो वो बहुत ही कम पैसे में ले जाते हैं, और यदि हम यही कांसे और पीतल के बर्तन बाजार में खरीदने जाते हैं तो इनका रेट कितना अधिक बढ़ गया है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देंगे, भांडे मतलब बर्तन, और या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। इसी तरह से माटी वाली अपनी व्यथा को भी कहने लगती है कि अपनी चीज का मोह बहुत अधिक होता है। यदि हमें कभी इस शहर को छोड़ना पड़ा तो हम छोड़ करके कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब उसके ग्राहक भी फिक्स हो गए हैं कि किन किन ग्राहकों को मिट्टी की आवश्यकता है, और वहां जाकर के वो उनको मिट्टी दे सकती है जाकर के। और अब फिर नए सिरे से माटा खाना भी उसे पता है, वहां से वो खोदती है, अपने ग्राहकों को मिट्टी देती है, उसके बदले में पैसे मिलती हैं, और उससे वो अपने और बूढ़े पति का ध्यान रख पाती है, खाना एकत्रित कर पाती है। ठाकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर आ ही जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आना है, क्योंकि उस घर की मालकिन ने भी बुलाया उसे कि कल जो मिट्टी लाना वो हमारे घर के लिए लाना। मिट्टी लाने के आदेश को साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उसे भी उसने अपने कपड़े के छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने, यह तो रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुड्ढा
बहुत बीमार रहता था, उसका पति अशक्त हो गया था, चारपाई पे पड़ा रहता था और मिट्टी वाली जब मिट्टी को खोद कर बेच कर और पैसे लेकर उससे सामान खाने का खरीद कर और फिर घर में आती, तब फिर वो खाना बनाती, तब कहीं जाकर के उसके बूढ़े पति को मिलता था। इसलिए वो दरवाजे की तरफ ताकता रहता था कि कब वह आएगी और कब खाना बनाएगी और कब हमें मिलेगा। लेकिन आज वो उत्साहित थी। क्यों उत्साहित थी? क्योंकि आज उसे लगा था कि आज तो हमारे पास रोटियां तो बनी हुई हैं ही, घर में जाकर कुछ भी नहीं मिले, यदि देखे रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा तो प्याज ही खरीद लूंगी और प्याज की चटनी बना करके और तुरंत रोटी में अपने बुढ़े पति को खिला दूंगी, क्योंकि उसे ज्यादा खाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से वो मन ही मन सोच रही है। उसने साग में ऐसा भी बोल दिया, साग तो कुछ नहीं है, बुड्ढे के लिए, वह बुड्ढे के लिए रोटियां ले जा रही है। उसके घर पहुंचते असंग बुड्ढा कातर नजरों से उसी ओर देखने लगा। आज वह घर पहुंचते ही तीनों रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही देखते खिल उठेगा बुड्ढे का चेहरा। साथ ही ऐसा भी बोल देगी, साग तो नहीं है अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है जितना कि कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती वह और अपने घर से पूरा दिन माटा खाने में, मिट्टी खोदने पर, विभिन्न स्थानों में फैले घरों पर उसे ढोने में बीत जाता। घर पहुंचने से पहले रात घटने लगती। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वो गुजारा करती वह भी गांव के एक ठाकुर की जमीन पर, जिस झोपड़ी में वह रहती थी वो भी उसका अपना नहीं था, बल्कि वो भी देख गांव के जो ठाकुर थे उनकी खाली जमीन पड़ी हुई थी, उस पर उसने झोपड़ी बना रखी थी। उसकी जमीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी की कई तरह के कामों की बेगार उसे करने का थी। बेगार करवाते थे, पहले मजदूरों से बेगार करवाए, या उन्होंने पैसा ले लिया या कर्ज ले लिया या कुछ और कारण है तो यूं ही बुला लेते थे और उनको एक भी पैसा नहीं देते थे। धन्यवाद। इससे आगे काम कल